सरकार क्यों पीछे पड़ी है हमारी डीजल गाड़ियों के? क्या चाहती है सरकार? आने वाले समय में क्या डीजल इंजन बिल्कुल बंद होने वाला है? क्या देश में आपको डीजल गाड़ियां देखने को ही नहीं मिलेंगी? क्या होगा उन लोगों का जो सिर्फ डीजल इंजन ही प्रेफर करते हैं? और क्या इस वाकई में ही सिर्फ डीजल इंजन ही पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं? और डीजल इंजन नहीं रहेंगे तो आप खरीदेंगे क्या? और क्या सच में एक जरूरत आन पड़ी है कि अब डीजल इंजन्स को बैन कर दिया जाए? ऐसे ही सवाल आपके मन में भी उठते होंगे भाई। मेरे मन में उठते हैं तो आपके मन में तो बहुत ज्यादा उठते होंगे। तो इन्हीं सवालों के आज हम जवाब देंगे आपको कि क्यों सरकार पीछे पड़ी है हमारे डीजल इंजन के। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करना आप सब बहुत अच्छे होगे, फिल्म से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। लेकिन भाई डीजल इंजन को प्यार करने वालों, तुम्हारा एंजॉयमेंट लेवल तो अब खतरे में आ गया है। क्यों पड़ी है सरकार डीजल इंजन के पीछे? इतना कितना पोल्यूशन कर देता है डीजल इंजन कि सरकार चाहती है कि अब तो हम बिल्कुल इसको बंद करके ही रहेंगे। लेकिन क्या वो इसको वाकई में बंद कर पाएंगे? क्योंकि सिर्फ हमारी पैसेंजर गाड़ियां नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज और आपका जो हैवी मशीनरी है, जैसे जेसीबीज हो गई, माइंस हो गई, कहीं भी इंडस्ट्रीज में चलते हैं, ट्रक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट्स हो गए, हर जगह भाई डीजल इंजन ही चलता है। क्यों चलता है डीजल इंजन? क्योंकि भाई उसकी पावर, टॉर्क और जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहती है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। लेकिन भाई समय बदलता है, दौर बदलता है, और मैं कह रहा हूँ ना कि एक दौर बदलता है, चेंज होता है। एक टाइम था कि पैसेंजर व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पेट्रोल इंजन को दी जाती थी, कि उस टाइम के जो डीजल इंजन होते थे वो इतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा नॉइजी होते थे और इतने ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बदली। 2002 के अंदर हमारे इंडिया में सीआरडी, हालांकि सीआरडी जो टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आई वो उससे पहले 100 साल पहले डेवलप हो गई थी। आई थिंक 1915 के अराउंड सीआरडी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन सीआरडी टेक्नोलॉजी को भी रिफाइंड होते 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 50-60 साल लग गए थे। उसमें भाई चेंजेस आते थे, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, चीज़ें और अच्छी होती गई। इंडिया में सबसे पहले 2002 में हुंडई लेके आया था भाई अपनी एक्सेंट के अंदर सीआरडी टेक्नोलॉजी। 3 सिलेंडर इंजन था, बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट था। हालांकि नॉइज उसकी थी लेकिन उसकी आवाज़ अलग से पता लग जाती थी उस गाड़ी की। बहुत से लोगों ने उस गाड़ी को ओन किया है भाई, हमने भी बहुत चलाई है वो गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी थी। तो वहां से जो ट्रेंड चला था इंडिया में, फिर सीआरडी टेक्नोलॉजी सबने अडॉप्ट कर ली धीरे धीरे, और पेट्रोल जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो कम होती चली गई। इवन छोटे जो इंजन्स थे, मारुति ने क्या किया, 1.3 फीएट का लिया। मतलब ये तो देश का क्या, ये तो इंटरनेशनल इंजन हो गया था कि सभी इस इंजन को यूज कर रहे थे। जबरदस्त पावर देता था, 75 बीएच भी निकालता था, 90 बीएचपी भी निकालता था। जिसको जैसा पावर चाहिए उसको वैसी पावर देता। तो फिएट ने, टाटा ने, मारुति ने, पता नहीं किन किन कंपनियों ने इस इंजन को भाई इस्तेमाल किया। अब फिएट का खुद का था तो अपनी गाड़ी में तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे भाई। तो ये इंजन हुआ। उसके बाद बड़ी एसयूवीज में तो भाई डीजल इंजन वैसे ही कामयाब रहता है। तो भाई सब एसयूवीज में, सब में, मतलब डीजल इंजन का तो ऐसा लगा भाई गाड़ी लेनी है तो डीजल इंजन की लेनी है हमारे को। भले ही हमारे को एक टाइम पे पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन के, लेकिन भाई हम गाड़ी लेंगे तो डीजल वाली लेंगे, क्योंकि रोज रोज जो डलता है वो भाई जी कम लगता है। अब देखो 2002 से आज हम 2025 में बैठे, 23 साल में हमारे देश की जो जनसंख्या है भाई साहब बहुत ज्यादा हो चुकी है। उस टाइम हम 100 करोड़ से नीचे थे, अब हम भाई साहब 145 करोड़ के, अब तो 150 करोड़ के आसपास होने वाले हो गए होंगे। तो जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी तो भाई गाड़ियों की रिक्वायरमेंट भी आई, गाड़ियां बढ़ी तो भाई सड़कों पे पोल्यूशन भी बढ़ा, और पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ भाई साहब सड़क भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हाईवेज भी चाहिए, सब बने तो साथ ही साथ पेड़ भी कटने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है कि खाली डीजल 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 चलता रहा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण भाई अब जो गाज है वो डीजल पे गिरती। देखो होता ना कि एक ना एक को तो बंदे को भाई जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो वो जो गाज है वो गिरेगी भाई डीजल इंजन के ऊपर। इसलिए सरकार ने भाई एक चीज को पकड़ लिया कि भाई हमें तो डीजल इंजन बंद करना ही करना है। अब हम डीजल को तो नहीं जीवित रहने देंगे, चाहे तुम कितना ही उसको प्यार करते हो। लेकिन डीजल के प्रति जो भेदभाव ज्यादा स्टार्ट हुआ था वो 2015 के बाद ज्यादा हुआ, जब बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था डीजल इंजन अपने, तो मतलब डीजल का तो कोई मुकाबला नहीं। और वाकई में डीजल जैसी पावर, डीजल जैसी फ्यूल एफिशिएंसी और टॉर्क कोई नहीं दे सकता। नहीं, आज की डेट में तो नहीं बीट कर सकते हम। आने वाले टाइम में कोई टेक्नोलॉजी आएगी या कोई ऐसा फ्यूल आएगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आज की डेट में तो कोई टक्कर है नहीं। लेकिन भाई जब 2015 में वॉक्सवैगन का स्कैंडल हुआ था कि उनकी लैब में अलग आ रहा था एमिशन नॉर्म्स और बाहर एमिशन नॉर्म्स अलग थे, तो वहां से जागरूकता फैलनी शुरू हुई थी, और फिर स्ट्रिक्टनेस जो होती है वहीं से नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते चले गए। फिर 2019 के अंदर हमारे देश में BS6 लागू हो गया, और हमारे को दिक्कत ज़्यादा इसलिए आई कि हमने BS5 को एकदम से स्किप कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास।
हम BS4 तक आते आते लेट हो गए थे, मतलब उसको पूरे देश में लागू करते करते, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ लागू हमारे 4 महानगरों में होती है और बाकी टियर 2 टियर 3 सिटीज में बाद में होती है, तो गाज भी सबसे पहले यहीं गिरने वाली है। इवन आपके मुंबई में भाई, मुंबई मेट्रोपॉलिटन ने एक पैनल बिठा दिया है, बना दिया है कि आप अब चेक कीजिए कि क्या डीजल इंजन जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मुंबई में तो भाई पेट्रोल के ऊपर भी गाज गिरा सकते हैं। वो पैनल चेक करेगा कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, क्या है, किससे कैसे, मतलब सारी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें पेट्रोल डीजल दोनों पे बैन करना है, 10 साल का रूल लगाना है, 15 का लगाना है, या एक बार जो आरसी बनेगी उसके बाद रिन्यू नहीं करना है, क्या करना है वो अभी डिसाइड करेंगे। लागू नहीं हुआ है, पैनल जरूर बन गया है, और उसमें यही है कि भाई सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या अदर फ्यूल पे आप जाइए तो आप अपनी गाड़ी के ऊपर, तो ये चीज अभी चल रही है। तो 2020 में जब BS6 का फेज 2 आया, उसके अंदर RDE नॉर्म्स ऐड किए गए, रियल ड्राइविंग एमिशन में, उसमें चेक करना कि रियल टाइम में कितना भाई ये करती है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। जो पेट्रोल और डीजल इंजन है भाई, उनमें फर्क है। हालांकि देखो, निकलते दोनों क्रूड ऑयल से ही हैं। अब क्रूड ऑयल से तो भाई आपकी वैसलीन पेट्रोलियम जेली भी निकलती है, जो हम हाथों पे लगाते हैं, होठों पे लगाते हैं। सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, पेट्रोल की अलग है, डीजल की अलग है, आपके ग्रीस की अलग प्रॉपर्टीज है, तो सबका अलग अलग काम है। पेट्रोल जो इंजन होता है उसके अंदर भाई आपके स्पार्क प्लग यूज होते हैं। डीजल इंजन के अंदर भाई कंप्रेशन और हवा के दबाव से नोजल यूज होती है ना इसके अंदर, तो उससे ज्यादा टेम्परेचर बनता है, ज्यादा हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। उन्हीं हार्मफुल गैसेज को कम करने के लिए BS6 जब लागू हुआ था तो उसमें भाई ऐड किया गया था DPF, और DPF भी कोई नया नहीं है। हमारे इंडिया में DPF 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जो DPF फिल्टर हैं 2007 या उससे पहले इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, दुनिया में तो भाई साहब बहुत पहले टेक्नोलॉजी आ गई थी, हमारे इंडिया में आने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। अब DPF फिल्टर सिर्फ डीजल इंजन पे लगाया गया, पेट्रोल पे उतना नहीं लगा, क्योंकि पेट्रोल उतना पोल्यूशन करता नहीं है। तो डीजल इंजन से जो हार्मफुल गैसेज और पर्टिकुलेट निकलते हैं, तभी तो उसको बोला था ना डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, क्योंकि उसके अंदर गैसेस भी निकलती हैं और पार्टिकल्स भी निकलते हैं। पार्टिकल्स में कार्बन हो गया, मेटालिक पार्ट्स हो गए, गैसेस में आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, सल्फर हो गई, ये सारी होती हैं। तो जो DPF फिल्टर है, जैसे मैंने अभी अपनी स्कॉर्पियन का साफ करवाया था, तो उसके अंदर भाई आपका डाला जाता है DEF। अब ये क्या करता है, जब इतना टेम्परेचर भाई उसके अंदर बना होता है, उसका स्प्रे अंदर जाता है, यूरिया जो होता है उसके अंदर आपका यूरिया और आपका डियोनाइज्ड वाटर मिक्स होता है, 30-70% का रेशो रहता है इसके अंदर। एग्जैक्ट तो आई थिंक इसमें 32 पॉइंट समथिंग होता है और 67, तो आप 30 और 70% का रेशो आप मान सकते हो। ज़्यादा टेक्निकल नहीं, मैं आपको उलझाता नहीं हूँ, मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ। तो इसीलिए तो आप वो रेशो का यूरिया बनता है, तो यूरिया जब स्प्रे होता है उसके अंदर, वो जो हार्मफुल गैसेज आ रही होती हैं वो उतने टेम्परेचर में अमोनिया बन के और फिर उसके साथ केमिकल रिएक्ट करके वो जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो भी हैं, उनको हार्मलेस कर देता है और थोड़ा सा वाटर वेपर में उसको बना देता है। फिर वो जाती है भाई आपके आगे, वो आपके कैटालिटिक कन्वर्टर में जाती है और वहां से निकलते हुए वो बाहर निकल जाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट को वो नुकसान इतना नहीं पहुंचाती। लेकिन जब गाड़ी का रीजन होता है उस टाइम पे तो भाई वो बाहर निकलती है। तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करा। इतना कुछ होने के बाद भी भाई सरकार को चैन नहीं आया, तो बोले भाई अब भी हम नहीं मानेंगे, इतने में हम नहीं मानेंगे। क्यों? कि हैवी इंडस्ट्रीज में और ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या किया, इस सिस्टम को बाईपास करना स्टार्ट कर दिया। भाई हमारा देश जुगाड़ करने में बहुत माहिर है कि लोग भाई DPF को बाईपास करें, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसको बाईपास ना करें, क्योंकि वो ECU से भी कनेक्ट होता है, ट्यूनिंग सब कुछ। अगर आप उसको गलत तरीके से हटवाते हैं और आपने उसको ट्यून भी सही तरीके से नहीं कराया, तो आपका जो गियर रेशो है, स्पेशली ऑटोमेटिक कार्स के अंदर, भाई गियर रेशो बिगड़ जाएगा आपका। भाई एक गाड़ी इतनी आसानी से नहीं बनती, उसका ECU हुआ, उसके मैकेनिकल, सबको भाई साहब हिसाब किताब करके कंपनी R&D क्यों करती है? इसीलिए करती है कि आपको दिक्कत ना आए। और जापानियों के इंजन के साथ तो ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी चाहिए, छोटा मोटा चलता है, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने अपनी जिमनी को सिर्फ स्टेज 1 ट्यून करा रखा है, स्टेज 2 कराया था, काफ़ी लोग टर्बो भी लगाते हैं, लेकिन जब वो अच्छे से कामयाब वो चीज़ हो जाएगी तब देखेंगे हम उसको। और भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ज़्यादा बढ़िया रहते हैं एज़ कम्पेयर टू टर्बो, इनकी लाइफ ज़्यादा रहती है। तो
अपनी अपनी नीड होती है। अगर मुझे नीड होती कि यार मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए तो शायद मैं टर्बो लगवाता, लेकिन मेरी वैसी नीड नहीं है तो मैंने नहीं लगवाया, मैंने ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर। तो पेट्रोल वाले पे चले गए हम। तो डीजल में भाई ये सब चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, लेकिन सरकार को तो भाई अभी भी चैन नहीं, क्योंकि लोगों ने भाई इसके जुगाड़ करने शुरू कर दिए। क्या किया जाए? BS7 लाया जाए। अब BS7 में सरकार ऐसा क्या कर देगी कि डीजल इंजन की तो भैया लंका लग जाएगी। सरकार अब ले आएगी भाई BS7, और साथ ही साथ जो नए इंजन्स बनेंगे उसके ऊपर सरकार भाई 10% और GST बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी भाई, और हो गया महंगा इंजन। सरकार ने BS7 का डंडा दे ही रखा है, तो उसमें भाई उनको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कंपनीज भाई आप अपना रेट भी बढ़ाएंगी। आपने देखा भी होगा कि मारुति ने लगभग अपना भाई जो डीजल इंजन है 1.5 लीटर का तैयार कर लिया था, लॉन्च करने वाले थे, लेकिन भाई ये BS6 आ गया। BS6 के अकॉर्डिंग भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई आने वाले टाइम में तो भाई साहब बहुत तगड़ा डंडा रहेगा, तो कैसे काम चलेगा, इसलिए वो सीधा पतली गली से हाइब्रिड और अपना CNG की तरफ मूव कर गए। इसलिए आप आज की डेट में देखो मोस्टली ब्रांड्स अपनी हर गाड़ी को CNG में भी लॉन्च करने लग गई हैं। नहीं तो CNG में भाई सिर्फ गाड़ियों के बेस मॉडल ही लॉन्च हुआ करते थे, आप पीछे जाके देख लेना कहीं भी। तो आज की डेट में टॉप मॉडल भी आता है। टाटा ने तो अपनी टियागो के अंदर भाई CNG में AMT भी दे दिया, और आने वाले टाइम में कंपनी CNG में ऑटोमेटिक देंगी, जरूर देंगी। समय के अनुसार बदलना पड़ेगा उनको। डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ गई, क्यों? सिलेंडर होता था तो लगेज खत्म हो जाता था, तो उसका जुगाड़ भी कंपनी ने देखा। तो भाई मूव तो करेंगी कंपनीज, उनको भाई अपना माल बेचना है, बनाना है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करती रहेंगी और करती रहेंगी। लेकिन क्या सच में पैसेंजर व्हीकल्स में डीजल खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उन्हीं में डीजल इंजन बचेगा भाई। इंजन तो आप देख लो बंद हो ही गए हैं, 1.2 लीटर बंद हो गया, 1.5 लीटर भी आने वाले टाइम में थोड़े थोड़े बंद हो जाएंगे। या टेक्नोलॉजी में कंपनीज को इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई हमारे को चलाना है तो भाई करना पड़ेगा, इन्वेस्ट होगा तो डीजल इंजन महंगा होगा। दो ही चीजें हैं, महंगा होगा या बंद होगा। या तो कंपनी इन्वेस्ट करके उसको महंगा कर देगी, तो वो आपको देखना है क्या उतने महंगे में इन्वेस्ट करके आप उससे रिटर्न ले पाएंगे। ये चीज मायने रखती है, क्योंकि डीजल इंजन लोगों ने तभी प्रेफर किया था कि पेट्रोल के मुकाबले लाख रुपए महंगा पड़ता था। आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बढ़ते 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 चला गया कि वो लाख रुपया तो भाई हम कवर कर लेंगे, हम तो साल में कवर कर देंगे, हमारी गाड़ी तो महीने की 3-4 हज़ार किलोमीटर चलती है, 2,000 भी चलती है तो कवर हो जाता था साल 2 साल में। लेकिन अब नहीं कवर होगा इतनी आसानी से, जितनी आसानी से पहले हो जाता था। वो भी गाज गिरती है सबसे पहले मेट्रो सिटीज़ पे गिरती है। तो दिल्ली का आपको पता ही, ऑलरेडी 10 साल का रूल लगा हुआ है दिल्ली NCR में। मुंबई में भी होगा, बेंगलोर में भी होने जा रहा है, चेक कर रहे हैं वहाँ पे भी कि क्या कुछ कैसे है। फिर उसके बाद आपका चेन्नई में लग जाएगा, फिर कोलकाता में हो जाएगा। तो बड़े शहरों पे पहले भाई सबसे पहले गाज गिरेगी। मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ बड़े शहरों में पैसेंजर व्हीकल्स के डीजल इंजन्स के ऊपर गाज गिरा के क्या वाकई में पोल्यूशन कम हो जाएगा? उन फैक्ट्रीज का क्या, जो फैक्ट्रीज भाई इतनी हार्मफुल गैसेस छोड़ती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन फैक्ट्रीज के ऊपर BS6 BS7 लागू क्यों नहीं होता? पुराने इंजन्स जो जहाजों से निकल के आते हैं वो इंजन्स फैक्ट्रीज के अंदर रखे जाते हैं और वो धड़ल्ले से चलते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक क्यों नहीं होती? सरकार उनके ऊपर कोई नॉर्म्स क्यों नहीं लगाती? वहाँ क्या हो जाता है? क्योंकि अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ियाँ पोल्यूशन करती हैं, और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ से पोल्यूशन आता है। मानते हैं कि हाँ पोल्यूशन करती हैं गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई सारा पोल्यूशन का आप ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ दे। मेरा सवाल है सरकार से, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दीजिए। गाड़ी के ऊपर दे रहे हो ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे भी देखिए कि हैवी इंडस्ट्रीज का क्या हो रहा है। जो ट्रांसपोर्टर्स अपने ट्रकों को बाईपास करके चला रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे, फिर जा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। और आज भी हमारे देश में ऐसे ट्रक चलते हैं भाई जो इतना पोल्यूशन करते हैं, बस पूछो मत, कहने की बात ही नहीं है। मेंटेन्ड हो ना तो चलने दो, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल कर रहा है। PUCC लागू किया था सरकार ने, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, उससे हमको पता लगता रहेगा कि कौन सा कितना पोल्यूशन कर रहा है, ये व्हीकल कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसमें भी भाई धांधली होती है। 2 नंबर में बनता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, 100 रुपये में बनता है, 200 रुपये दो बन जाता है। कहाँ तक पकड़ोगे भाई? सही आंकड़े सरकार के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। जब सही आंकड़े पहुंचेंगे नहीं तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार को ग्राउंड लेवल पे आके सिर्फ ऊपर पॉलिसीज बनाने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके भाई साहब सही पॉलिसीज बनेंगी। अपने आपसे पॉलिसी बना के जनता पे थोप देना ये गलत है। पहले उसके ऊपर पूरा R&D होना चाहिए। जैसे हम गाड़ियों पे R&D होता है ना, कंपनीज खर्चा करती हैं, रिसर्च करती हैं, ठीक है, तो ऐसे ही सरकार को भी उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, इससे ये चीज़ हो रही है, इससे ये चीज़ हो रही है। तब सरकार करती अच्छी भी लगेगी,
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो सबका वैसे बोल रहा हूँ भाई, देश के लिए। और वह कोई खिलाफत भी नहीं है मेरी किसी प्रकार की, ठीक है। हमारे लिए अच्छा हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो रहा है, हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए अच्छा हो रहा है, तो हम साथ देंगे इस चीज़ का। लेकिन तरीके से तो करो। एकदम से पॉलिसी बना के थोप देना, भाई एकदम से नहीं बदल सकते। हमारे देश में आज की डेट में इतनी ज़्यादा BS4 गाड़ियाँ हैं, कहाँ जाएंगी वो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए कि जो गाड़ियाँ आप अब तक खरीद चुके हो तो आप उनको आराम से चलाएंगे। ऐसा नहीं कि सरकार कहेगी उठा के हम बंद कर रहे हैं। दिल्ली NCR में है कि आप 10 साल पुरानी गाड़ी डीजल नहीं चला सकते और ना ही ला सकते। घर के बाहर अब खड़ी मिलती है तो घर के बाहर से टो करके उठा ली जाती है। तो अगर आपको प्यार है, आप रखना चाहते हो अपनी धरोहर बना के, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं भाई गाड़ी के साथ, तो भाई अपने घर के अंदर पार्किंग रखो, अपने घर के अंदर उसको खड़ी करके रखो। बेशक चला नहीं रहे हो, पर चाहते हो कि हाँ मेरी खड़ी रहे, तो आप घर के अंदर खड़ी रखो। बाहर रखोगे दिल्ली NCR में तो उठा ली जाएगी भाई, फिर तो आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू ही मिलेगी। इस बात का कंक्लूजन क्या निकलता है कि क्या सरकार वाकई में डीजल इंजन चलने देगी या नहीं चलने देगी। डीजल इंजन रहेंगे भाई, डीजल इंजन बंद नहीं होंगे। महंगे ज़रूर हो जाएंगे लेकिन डीजल इंजन रहेंगे। और हाँ, जब तक BS7 आता है या गाड़ियाँ और महंगी होती हैं, तब तक भाई आप डीजल गाड़ी ले सकते हो और चला भी सकते हो। अगर आपकी रनिंग है इतनी, पहले तो हम बोलते थे कि 2000 किलोमीटर की रनिंग है तो आप ले लो भाई डीजल गाड़ी, लेकिन आज की डेट में जो नए BS6 इंजन हैं, इनमें भाई आपका खर्चा और भी है। आपको यूरिया एक्स्ट्रा डलवाना पड़ता है, जो किसी गाड़ी में 5000 के बाद, टोयोटा में देख लो सबसे ज़्यादा DEF की खपत होती है। हमारी स्कॉर्पियो हुई, टाटा सफारी, हैरियर है, इन जो डीजल इंजन हैं इनमें 10,000 किलोमीटर तक आपका चल जाता है DF। इनका स्टोरेज टैंक 20 लीटर का दे रखा है, उनका थोड़ा सा छोटा है, तो 5-10 हज़ार किलोमीटर पे आपका DF का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। fuel का जो गैप था पहले ज़्यादा होता था, अब 8-10 रुपये का ही रह गया। और आपकी रनिंग अब मान लो 3000 किलोमीटर है तो ही भाई डीजल लेना, इससे कम की है तो रहने देना। फिर आप अदर फ्यूल ऑप्शंस पे चले जाइए, CNG लेना है, पेट्रोल लेना है, या आपको EV लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और EV से भी आप पैसा तभी बचा सकते हो जब आप उसको दबा के चलाओगे, अदरवाइज नहीं। और वो भी पैसा तभी बचाएगी जब घर पे चार्ज करोगे, बाहर नहीं। तो ये कंक्लूजन है। और Tier 2, Tier 3, टीयर जितने भी आगे सिटीज़ हैं, इन 4 महानगरों को छोड़ के, उसके बाहर तो आप कोई भी लो, कैसे भी लो, फर्स्ट हैंड लो, सेकंड हैंड लो, जैसे मर्जी लो, वहाँ अभी पॉलिसी इतनी जल्दी लागू नहीं होने वाली। तो वहाँ तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ अभी इतनी जल्दी लागू नहीं होगी। होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन तब तक आप दबा के मज़ा ले चुके हो, अपनी गाड़ी को खूब चला चुके हो, अभी नहीं आएगा वहाँ पे। ये था बताना भाई, क्या वाकई में सरकार डीजल इंजन को जीने देगी या नहीं जीने देगी। तो भाई वो मैंने आपको बता दिया कि आप जी सकते हो, डंडा ज़रूर है, बिल्कुल यहाँ तक दबा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो डीजल लवर्स हैं वो चला सकते हैं। जहाँ गाज गिरने वाली है वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पहले गिरेगी, सही मायने में तो जहाँ पहले गिरेगी वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी तो भाई जब तक है जब तक मजे लो, जब नहीं रहेगा तब की तब देखेंगे, क्योंकि मोस्टली कंपनीज तो अपने डीजल इंजन धीरे धीरे बंद करती जा रही हैं। तो वही बात है ना, एक बार नितिन गडकरी जी ने बयान भी दिया था, हम टैक्स ही इतना बढ़ा देंगे कि आप बेचेंगे कैसे। तो वही बात है, महंगी इतनी हो जाएगी तो फिर कंपैरिजन जब करोगे तो आपको अदर फ्यूल ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो यही मेरा बताना था कि डीजल इंजन आप लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं अभी के लिए, लेकिन उसका ज़्यादा सालों तक आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी देश में तो आप मज़े से ले सकते हैं। क्या BS6 इंजन आने के बाद डीजल गाड़ियाँ अनरिलायबल हो गई हैं? इसके ऊपर हम वीडियो अलग से आपको देंगे, शायद इसके बाद ही आपको वीडियो मिलेगा, तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि BS6 इंजन रिलायबल रहे हैं या कुछ फ़र्क पड़ा है या आगे फर्क पड़ेगा, या आप खुद अपने DIY करके उस इंजन को रिलायबल बना सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब ऑटोमोटिव 17 और बेल आइकन ऑन कर लेना कि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप ऑटोमोटिव जगत की खबरों से अपडेट रहें। ओके जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।